बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उन डिफेक्ट्स को सामने रखते हुए बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया 1913 में। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में दो डिफेक्ट्स थे। पहला डिफेक्ट था उसमें, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। ये क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के सराउंडिंग में तो उसको मुसलसल एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए। और जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एटम जो है, एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा और एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर देगा। जबकि दूसरा डिफेक्ट था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, वो क्या था कि अगर एनर्जी कॉन्टिन्यूसली रिलीज हो रही है तो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बनना चाहिए, जबकि हकीकत में एक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अब ये जो दो डिफेक्ट थे, इन डिफेक्ट्स को सामने रखते हुए नील बोहर ने 1913 में एटॉमिक मॉडल पेश किया। नील बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो क्वांटम थ्योरी है मैक्स प्लांक की, उसको बुनियाद बनाया। मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी की बुनियाद के ऊपर बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। बोहर ने ये कहा कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है। जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस वक्त तक ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना वो एनर्जी को एमिट करता है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड कहते हैं फिक्स को। मैक्स प्लांक ने क्वांटम को डिफाइन किया था कि क्वांटम मीन्स फिक्स्ड एनर्जी। क्वांटम का मतलब क्या है? फिक्स्ड एनर्जी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वांटम मीन क्या है? फिक्स एनर्जी, और ये वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एमिट या एब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। तो बोहर ने इस थ्योरी को, प्लांक की इस थ्योरी की बुनियाद के ऊपर अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली। तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग बोहर ने ये कहा कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब करता है और ना एनर्जी को एमिट करता है कंटिन्यूअसली, मुसलसल। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व कर रहा होता है उस वक्त तक ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना एनर्जी लेता है और ना वो एनर्जी रिलीज़ करता है, ना एनर्जी निकालता है। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, गर्दिश कर रहा होता है, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में, जिस सर्कल में रिवॉल्व करता है उसकी अपनी एक मखसूस एनर्जी होती है। इन ऑर्बिट्स को बोहर ने एनर्जी लेवल्स का नाम भी दिया। ये आपके सामने एक एटम का स्ट्रक्चर जो है, एटम डायग्राम जो है वो आपके सामने बनी हुई है। इसमें ये है हमारे पास न्यूक्लियस और ये उसके सराउंडिंग में एनर्जी लेवल्स है। ये वो सर्कल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये एक सर्कल है, ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट सर्कल है उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेकंड है उसको L के साथ और जो थर्ड है उसको M के साथ। इन ये जो सर्कल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ये ऑर्बिट्स भी कहलाते हैं, जिनको हम ऑर्बिट भी कहते हैं। इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है और इनको शेल भी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट शेल का नाम K है, सेकंड शेल का नाम L है और थर्ड शेल का नाम M है। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। N का मतलब ऑर्बिट का नंबर, ये जो सर्कल है उसका नंबर। ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 है।
तो बोहर ने ये कहा कि हर ऑर्बिट की अपनी एक मखसूस एनर्जी होती है और उस ऑर्बिट के अंदर वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिसमें उतनी एनर्जी होती है। सपोज ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी एनर्जी जो है वो है 5, तो इलेक्ट्रॉन की जब तक एनर्जी 5 जूल होगी वो इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा। वो रिवॉल्व करता रहेगा। उस रिवॉल्यूशन के दौरान, उसके रिवॉल्व होने के दौरान इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में ना तो कमी होगी और ना उसकी एनर्जी में ज़्यादती होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड रहेगी, फिक्स रहेगी। अब ये जो ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट, इसकी एनर्जी जो है वो भी फिक्स है। सपोज ये है 10। अब इस ऑर्बिट के अंदर वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी 10 जूल है। अब जो थर्ड ऑर्बिट है इसकी एनर्जी जो है वो सपोज 15 है, तो इस ऑर्बिट के अंदर सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी 15 जूल होगी। तो जब तक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है उस वक्त तक उसकी एनर्जी सपोज 5, ये एज्यूम की गई है वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। सपोज फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी 5 है, जब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैल्यू 5 जूल होगी उस वक्त तक वो इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो उस वक्त उसकी एनर्जी 10 जूल होगी और वो 10 ही रहेगी जब तक वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। जो थर्ड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी 15 है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 15 जूल होगी वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। तो बोहर ने ये बात क्लियर कर दी। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं और क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी भी रिलीज करेगा। बोहर ने क्वांटम थ्योरी की बुनियाद के ऊपर ये बात क्लियर कर दी। उसने कह दिया कि जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द किसी मखसूस ऑर्बिट में, किसी मखसूस सर्कल में रिवॉल्व करता रहेगा उस वक्त तक उसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं होगी, ना उसकी एनर्जी में इजाफा होगा ना उसकी एनर्जी में कमी होगी। उसकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होगी, उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी। तो इस बुनियाद के ऊपर मतलब बोहर ने अपना एक्सपेरिमेंट करके उसके कुछ पास्टुलेट्स पेश किए, कुछ अहम पॉइंट्स उसने बताए। जो फर्स्ट पॉइंट था बोहर के एटॉमिक थ्योरी का वो ये था कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस। जो हाइड्रोजन का एटम है उसमें एक छोटा न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक छोटा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिसका रेडियस जो है वो r होता है। और ये सपोज ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है जिसका सेंटर में न्यूक्लियस और ये जो है उसका एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ, ये हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर एक टाइनी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इसके इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। इसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिसको हम रेडियस कहते हैं वो r है, उसको हम r के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोहर ने ये कहा ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी है जो कि क्वांटाइज्ड है। जैसे ये मैंने अभी आपको बताया ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी एनर्जी 5 फिक्स है, जो सेकंड ऑर्बिट है इसकी एनर्जी 10 है, फिक्स है, जो थर्ड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी 15 है, फिक्स है। तो हर ऑर्बिट की अपनी एक मखसूस एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट बोहर ने ये कहा as long as electron remains in a particular orbit, जब तक इलेक्ट्रॉन एक मखसूस ऑर्बिट में रहता है it does not radiate or absorb energy, ना ये एनर्जी को रिलीज करता है और ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में, एक मखसूस ऑर्बिट में रहता है उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी कहीं से लेता है और ना अपनी एनर्जी को निकालता है। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली, तो फिर एनर्जी सिर्फ उस वक्त एब्जॉर्ब या एमिट होती है
व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं। सपोज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये जंप लगा के इस ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया, या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और वो जंप लगा के ये नीचे वाले ऑर्बिट में आ गए। तो थर्ड पॉइंट बोहर ने कहा कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। जब तक इलेक्ट्रॉन एक मखसूस ऑर्बिट में रहेगा उस वक्त तक उसकी एनर्जी ना तो रेडिएट होगी ना एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब सिर्फ उसी वक्त होगी जब एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाए। अब सपोज इस ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी है वो 10 है और इस ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी है वो 15 है, तो इट मीन्स कि पहले इसके पास एनर्जी 10 जूल थी और फिर बाद में जब हाई लेवल के ऊपर चला गया तो इसके पास जो एनर्जी है वो 15 हो गई। या सपोज एक इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट ऑर्बिट में है, इसकी एनर्जी 5 है, जब इसने ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना है तो इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को पहले 10 करना पड़ेगा। जब उसमें 10 एनर्जी होगी तो ये सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। और अगर उसकी एनर्जी 10 से कम होती है 5 तो 10 से वापस वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ये फिक्स है कि जितनी एनर्जी होगी उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। अब इसको इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब सपोज हम यहाँ पर इनके नाम जो हैं वो इस तरीके के साथ रख लें। एनर्जी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है वो है E1 और जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी जो है वो है हमारे पास E2। तो पहले एनर्जी 10 थी फिर एनर्जी 15 हो गई, तो एनर्जी में चेंज कितना आया? ज़्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी को माइनस कर देंगे हमारे पास चेंज आ जाएगा। चेंज को हम कहते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। हाई एनर्जी में से लो एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी चेंज इन एनर्जी की, तो कितना एनर्जी में चेंज आ रहा है। जो चेंज एनर्जी को प्लांक्स इक्वेशन के साथ भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू HV, डेल्टा E इज इक्वल टू HV। इसमें जो H जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, जबकि जो V है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन जंप लगा के एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, उस वक्त जो रेडिएशंस निकलती हैं उनकी जो लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में रदरफोर्ड ने कहा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट जो नीचे वाला ऑर्बिट है, नीचे से ऊपर वाले में जाता है, उस वक्त एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो में आता है, तो ऊपर वाले से नीचे वाले में आता है, उस वक्त एनर्जी को रेडिएट करता है, यानी कि एनर्जी को रिलीज करता है। और ये जो एनर्जी में चेंज आता है डेल्टा E, इसको हम प्लांक्स की इक्वेशन है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV, इस इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इस इक्वेशन के अंदर H जो है वो प्लांक्स का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63। H प्लांक्स कांस्टेंट है, इक्वल होता है 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स होगा। मोमेंटम जो है वो हम कहते हैं P से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, और मोमेंटम इज इक्वल टू होता है mv, यानी मास और वेलोसिटी। और जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो सर्कल का जो रेडियस होता है वो भी फिर हम यूज़ करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो इक्वल हो जाता है mv_r के। तो mv_r जो है वो इक्वल है nh/2π के। तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सिर्फ ऐसे ऑर्बिट में
जिसका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा, जिसका मोमेंटम फिक्स होगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। और अगर हमने ये जो एंगुलर मोमेंटम MVR इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, ये n मीन ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट नंबर अगर 1 है उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने का जब हम वैल्यू प्लेस कर देंगे 1, एज की वैल्यू जो हमें गिवन है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 over 2 और पाई की वैल्यू भी फिक्स है 3.14। इसको आप सॉल्व करके MVR एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हर ऑर्बिट की। ऑर्बिट नंबर 1 की जब n की जगह 1 प्लेस करेंगे, ऑर्बिट नंबर 2 का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो n की जगह पर 2 प्लेस कर देंगे। इस तरीके से बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only in orbits of fixed angular momentum MVR given as MVR is equal to NH over 2 pi। और इस इक्वेशन के अंदर n जो है वो उसको हम क्वांटम नंबर भी कहते हैं और ऑर्बिट नंबर भी कहते हैं, और उसका जो वैल्यूज है वो है 1 2 3 जितने ऑर्बिट्स होंगे वो हम n कंसीडर करेंगे। तो ये था आपका टॉपिक बोहर एटॉमिक थ्योरी। इस तरीके से बोहर ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को बुनियाद बनाकर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उनको ख़त्म किया। थैंक यू।